दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास एरियान है, वेगा है। उनने अपनी लॉन्च साइट के ऊपर सोयूज के लिए लॉन्च पैड बना दिया है। इंडिया के जीसैट और इनसेट के मिशंस LVM-3 के आने से पहले सब कुछ ईसा के भरोसे ही लॉन्च होते थे। अब ऐसा अचानक क्या हुआ कि आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स बनाने वाले इस इतने क्रिटिकल और चैलेंजिंग मिशन के लिए ईसा को PSLV की जरूरत पड़ गई। कहानी बड़ी रोचक है दोस्तों। मैं तो मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a former साइंटिस्ट, और आज हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि ऐसा इसरो ने क्या कर दिया। इसरो की साइड देख रही है कि वो भी हमारा प्रोबा 3 लॉन्च कर दे PSLV पे। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे सबसे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, तो हमने बनाया था एप्पल की फुल फॉर्म थी एरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, और वो एरियान 1 पे लॉन्च हुआ था। फिर एरियान 2 आया, एरियान 3 आया, एरियान 4 और एरियान 5 तो हमारा मेन स्टे थे। इंडिया सैटेलाइट बनाता था इनसेट और जीसेट की, और वो एरियान 4 और एरियान 5 से लॉन्च होती थी। हाँ, फिर धीरे धीरे हमारी पेलोड कैपेसिटीज बढ़ी, PSLV से हम GSLV Mark 2 पे आए, और फिर हमारे पास LVM-3 जब आया, तब हमारी थोड़ी डिपेंडेंस एरियान पे कम हुई। इसका मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भारत के तो ऑलमोस्ट जितने भी इनसेट और जीसेट हैं, हाईएस्ट परसेंटेज तो उन्हीं के थ्रू लॉन्च हुए। रिसेंटली हमने जीसेट N2 को SpaceX के थ्रू लॉन्च किया। क्यों भाई, हमने हमारे इतने पुराने साथी को धोखा क्यों दिया? इलॉन मस्क से इतनी बड़ी दोस्ती क्यों निभाना चाह रहे हैं? कारण ये नहीं है दोस्तों, कारण यह भी हो सकता है कि एरियान 5 अब रिटायर हो चुका है, और एरियान 6 की अभी तक एक ही फ्लाइट हुई है, वो भी इसी साल। तो थोड़ा सा विश्वास कम है, इसलिए तो फॉल्कन 9 को हमने जीसेट N2 दे दिया कि आप लॉन्च कर दीजिए। तो हमारे LVM-3 में क्या प्रॉब्लम थी? हमारा LVM-3 4000 किलो तक के ही पेलोड को लेके जा सकता है, बट हमारा जीसेट N2 4700 किलो का था। फिर भी सवाल ये आता है कि आखिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी को इसरो ही पसंद क्यों आया? तो एक एक करके सारे पहलू देखते हैं। इसमें कुछ स्पेस डिप्लोमेसी है, थोड़ा सा इसरो का जो फ्रंट फुट पे खेलने का एक नया मानस बना है, जहां पर हम जाते हैं कोलैबोरेशंस को बनाने के लिए, हम जाते हैं नई पार्टनरशिप्स को बनाने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमारे पास एक कमर्शियल ब्रांच है NSIL, जो कि स्पेसिफिकली यही काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स लाती है, कॉन्ट्रैक्ट्स देती है। जीसेट N2 NSIL ने फॉल्कन 9 के लिए SpaceX को दिया, और OneWeb के 2 कॉन्ट्रैक्ट हमारे को मिले थे, वो भी NSIL के थ्रू ही एग्जीक्यूट हुए थे। प्रोबा भी NSIL के थ्रू ही इसरो को मिला है। सो दोस्तों, ये सब जानने से पहले डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, उसके अंदर कुछ लिंक्स हैं। प्रोबा का जो लॉन्च होगा उसकी लाइव स्ट्रीम का भी लिंक मिल जाएगा, निम्बस एजुकेशन की ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, और जो भी कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं उनके बारे में भी डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में भी डिटेल है, तो वहाँ पर भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। चालू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उनके पास एरियान है। एरियान उनका मेन स्टे है लॉन्च का। एरियान के थ्रू ही उनके लॉन्च होते आए हैं और होते आएंगे। बट एट दिस मोमेंट अगर हम बात करें कि व्हाट आर द लॉन्च व्हीकल्स ईसा हैज, तो ईसा के पास अभी एरियान है, एरियान 6, वेगा है, वेगा सी, और उनके पास एक लॉन्च फैसिलिटी है सोयूज के लिए। ठीक है, एरियान 6 जो है वो एरियान 5 को रिप्लेस करेगा। एरियान 5 का तकरीबन 30 साल का जो एक पूरा टेन्योर था, जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा सक्सेसफुल फ्लाइट्स उसने भरी, उसको पिछले साल 2023 में रिटायर कर दिया गया। यानी इस वक्त एरियान 6 ही उनके पास है, जो कि एक हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके 2 वर्जन है। एक वर्जन जो है वो तकरीबन 5000 किलो तक लेके जा सकता है GTO में, एक वर्जन है जो 10,000 किलो तक लेके जा सकता है GTO में। दूसरा, छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इनने वेगा सी पे काम करना चालू करा, लेकिन उसके साथ भी यह प्रॉब्लम है कि उसकी भी अभी 2 ही फ्लाइट्स हुई है, उसकी तीसरी फ्लाइट तो अभी होनी है, और वो जो 2 फ्लाइट हुई उसमें से भी एक सक्सेस एक फेलियर। तो इफेक्टिवली ईसा इस वक्त ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़ा है कि उनके पास कोई भी ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल नहीं है। माना एरियान 6 के लिए यह बोला जा रहा है कि 2035 तक उसकी लॉन्च की जो बुक है वो कंप्लीटली, ऑर्डर बुक जो है कंप्लीटली भरी हुई है, 2035 से पहले कोई स्लॉट नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त इस मोमेंट पे
एरियान 6 पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका लॉन्च ही नहीं हुआ अभी, तो वो सर्टिफिकेशन फ्लाइट्स कर रहा है। सेम केस इज विथ वेगा सी। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ईसा अभी डिपेंडेंट है दूसरी एजेंसीज पे, जैसे कि स्पेसएक्स, रोस्कोस्मोस, इसरो, चाइना या प्राइवेट प्लेयर्स स्पेसएक्स के जैसे जो और भी हैं। अब बात ये आती है तो इस केस में वाई दे पिक्ड इंडिया, इंडिया ही क्यों? तो दोस्तों कहानी थोड़ी पुरानी है। हमने तो प्रोवा 1 भी लॉन्च किया है ईसा का, लेकिन 2021 में एक काउंटर सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ था ईसा और इंडिया के बीच में। यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें बोला गया हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे। उस मदद के अंदर ही वो जो काउंटर सपोर्ट एग्रीमेंट था उसके चलते ही ईसा ने आदित्य L1 की ट्रैकिंग के लिए अपने ग्राउंड स्टेशंस इंडिया को दिए। इंडिया ने जो नया फ्लाइट डायनेमिक सॉफ्टवेयर बनाया था L1 पॉइंट पे आदित्य के इंसर्शन के लिए, उसकी टेस्टिंग करवाने के लिए और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी पूरा सपोर्ट दिया। हमारे गगन यात्री अभी अपनी जो सेकंड फेज ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी ईसा के साथ कर रहे हैं। तो ईसा का हमारे को पूरा सपोर्ट है। तो ये जो सपोर्ट है ये तो लेन देन का मामला होता है, तो क्रॉस सपोर्ट करा जा रहा है, तो हम भी ईसा को सपोर्ट करें, यानी थोड़ी सी स्पेस डिप्लोमेसी हम करने लगे, हम भी आगे जाकर कोलैबोरेशंस बनाने लग गए हैं। अभी जो थर्ड इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव पूरी हुई उसके अंदर यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने बोला कि भाई हम तो इंडिया को अपना नेचुरल एलाई मानते हैं, और चंद्रयान 3 इतना किफायती तरीके से इनने, इतना आसानी से इनने कर दिया कि हम फ्यूचर में इनके सपोर्ट की आशा रखते हैं। ये वही कॉन्क्लेव है जहां पर हमारे जितेंद्र सिंह जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनने बोला था कि भाई हम प्रोबा 3 को लॉन्च करने वाले। ये तो रहा एक एस्पेक्ट जहां पर हम थोड़ी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जो हमारी स्पेस पॉलिसीज हमने अडॉप्ट करी है, जो न्यू स्पेस पॉलिसी जो कहती है कि ये जो $1 ट्रिलियन का मार्केट बनने वाला है स्पेस का, इसके अंदर जो लॉन्च सेगमेंट है, उसमें जो लॉन्च में भी लॉन्च सर्विसेज का सेगमेंट है, हम भी उसमें एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल हम PSLV के लॉन्चेस को तो वैसे ही प्राइवेटाइज करना चाहते हैं कि PSLV जो है वो प्राइवेट कंपनीज बना के हमें दे और हम लॉन्च कर दें। सारा का सारा ठेका कॉन्ट्रैक्ट NSIL के हाथों दे दिया गया है। तो NSIL जो है उसने ही इतनी बढ़िया मार्केटिंग करी है इसरो की कि हमें OneWeb के 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले, हमें प्रोबा का कॉन्ट्रैक्ट भी NSIL के थ्रू मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, माना ये दोनों पहलू भारत के फेवर में हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। पैसा ही सब कुछ फाइनली डिसाइड करता है कि आगे क्या होना है। तो अब इस पहलू को भी चेक करें। तो अगर हम बात करें हमारे PSLV की, तो PSLV की जो लॉन्च कैपेबिलिटीज हैं वो उस कैटेगरी में आती है जिस कैटेगरी में एटलस 5 आता है, फॉल्कन 9 आता है, सोयूज 2 आता है या लॉन्ग मार्च 4 आता है। ये कुछ क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं। ऑब्वियसली अगर हम बात करें सोयूज की या फिर फॉल्कन 9 की, तो उनकी लिफ्टिंग कैपेबिलिटीज PSLV से बहुत ज़्यादा है। तो एक एक करके सभी को हम कंपेयर करते चलते हैं। हम सबसे पहले बात करें एटलस V की। भाई एटलस V जो है वो भी तकरीबन 100 सक्सेसफुल लॉन्च करने के बाद रिटायर हो चुका है, और उसको जो रिप्लेस करने वाला है वो है वल्कन सेंट्योर। लेकिन वल्कन सेंट्योर जो है वो खुद अभी सर्टिफिकेशन फ्लाइट्स में है, यानी वो भी परफेक्टली ऑपरेशनल नहीं है। तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का जो लॉन्च व्हीकल है जो कि PSLV को मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट ले सकता था, अभी वो तैयार नहीं है, आउट। अब हम बात करते हैं फॉल्कन 9 और सोयूज की। तो फॉल्कन 9 एंड सोयूज जो है उनकी लिफ्टिंग कैपेबिलिटीज हमारे PSLV से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर लॉन्च कॉस्ट की टर्म्स में बात करें तो फॉल्कन 9 एक लॉन्च के लिए $67 मिलियन चार्ज करता है, और जो सोयूज है वो तकरीबन $30 to 40 मिलियन चार्ज करता है। लेकिन उनकी लॉन्च कैपेबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। और अगर हम बात करते हैं छोटी सैटेलाइट की, तो अगर हम एक छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं इन भारी लिफ्टिंग व्हीकल्स के थ्रू, तो वहां पर केजी कॉस्ट जो है वो एक नुकसान का सौदा हो जाता है। अगर हम इनकी पूरी लॉन्च कैपेबिलिटी यूज करते हैं, यानी अगर फॉल्कन 9 के अंदर हम 20,000 किलो का ही पेलोड डाल देते हैं, तो सबसे सस्ती लॉन्च कॉस्ट पर केजी फॉल्कन 9 देता है। लेकिन अगर 20,000 किलो की सैटेलाइट आपके पास नहीं है, आपकी सैटेलाइट 550,000 किलो की है, जैसे प्रोबा 3 है, ये बहुत हल्की सैटेलाइट है 500-550 किलो की। अगर आप सिंगल इसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, राइड शेयरिंग नहीं करते, यानी अकेली यही सैटेलाइट जा रही है फॉल्कन 9 के थ्रू,
तो ये तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। अब हम बात करें लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च जो है वो चाइना ऑपरेट करता है, तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि शायद इंटरनेशनल पार्टनर्स जो है वो चाइना के साथ साइड रुख ही नहीं करते हैं कि आप हमारा कोई पेलोड लॉन्च करेंगे क्या। अब हम बात करें पीएसएलवी की, तो दोस्तों पीएसएलवी जो है इसकी सक्सेस रेट 97% रही है। अभी तक तकरीबन 60 लॉन्चेस पीएसएलवी के हो चुके हैं। पहला फेलियर हुआ था इसकी पहली डेवलपमेंट फ्लाइट में 1990s में, और दूसरा फेलियर लॉन्च फेलियर जो हुआ था जिसमें अनसक्सेसफुल रहा था मिशन, वो था 2017 में। IRNSS यानी जो नाविक है उसकी एक सैटेलाइट लॉन्च करी जा रही थी, तब प्रॉब्लम आई थी। 2017 के बाद से 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 24 का साल चल रहा है। पीएसएलवी के जितने भी लॉन्चेस हुए हैं इस ड्यूरेशन में, उनमें कोई ग्लिच नहीं आया, और 1993 से 2017 के बीच में भी कोई ग्लिच नहीं आया था। तो काफ़ी रिलायबल है एक पार्ट। दूसरा, इसके काफ़ी वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स इन द सेंस ये कम पेलोड से थोड़ा ज़्यादा पेलोड लेके जाने के लिए अपने अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को यूज़ करता है। जैसे कि यह पीएसएलवी एक्सेल का जो लॉन्च होने वाला है, ये एक्सएल है, यानी ये सबसे भारी लॉन्च कैपेबिलिटी वाला पीएसएलवी का वेरिएंट है। इस वेरिएंट को और बाकी वेरिएंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो लॉन्च कॉस्ट जो है वो 18 मिलियन यूएसडी से 28 मिलियन यूएसडी के बीच में आती है। इसका मतलब अगर आपकी सैटेलाइट बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं है और आप राइड शेयरिंग स्लॉट को बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो मार्केट अभी भी ये जो निश सेगमेंट है जहां पर आपको अपने हाईली चैलेंजिंग मिशंस के लिए, प्रोबा 3 इज अ वेरी चैलेंजिंग मिशन, क्योंकि ये जिस ऑर्बिट में डाला जाना है वो हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट है जो 60,000 किलोमीटर दूर तक भी जाएगी धरती से और 600 किलोमीटर पास भी रहेगी धरती के। तो इतने हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में विद अ वेरी पिक्यूलियर इंक्लिनेशन हम इस सैटेलाइट को जब लॉन्च करना चाह रहे हैं तो हम एक प्रूवन लॉन्च व्हीकल को ही तलाशेंगे। और शायद ऐसा ही कुछ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी किया। उनको पता था कि एक तो क्रॉस सपोर्ट एग्रीमेंट है, दूसरा NSIL वहां पे अवेलेबल है जो ये कहता है कि आपकी सारी कमर्शियल नीड्स को हम हैंडल करेंगे, वी आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद यू, आप डरिए मत, गारंटीड है लॉन्च सर्विसेज के लिए। और तीसरा, पीएसएलवी हाईली किफायती, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च देने वाला है, जिसकी जो हिस्ट्री रही है लॉन्चेस की वो एकदम क्लीन रही है। सो ये कुछ कारण है जिसके चलते यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने इतने चैलेंजिंग लॉन्च के लिए पीएसएलवी पे आंखें जमाए बैठे हुए हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।